हेलो, गुड इवनिंग भाई। चालू हो गया। आवाज आ रही भाई? चालू हो गया। बस ये है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग चालू। कहाँ पे चलेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सैलजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप हमें कभी सूट पहने बदे चलिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे थे बेटा? कल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो गया था, बचा था कुछ? बोलिए, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि कल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो गया था, कुछ बचा था। वही बच गया भाभी। अब कलर ना कहूं। बोले थे एक्सप्लेन कर देंगे। सर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस रिगार्डिंग एंजाइम वाला पैराग्राफ। अच्छा, हाँ थोड़ा सा बचा था, अभी याद आ गया हमें। ये तो हम याद करना चाह रहे थे क्या? हाँ बेटा, वो कुछ नहीं है, दिखाते रहे। फिर मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो आप लोग इस पैरा की बात कर रहे थे यहाँ पे। चालू हो गई। तो यहाँ पे होगा भाभी, नाश्ता पानी हो। तो यहाँ पे अगर एक मान लो सिंपल सी मैं बात करूँ, जीन की बात किया गया है। तो मान लो कोई जीन था कैपिटल ए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या वाइल्ड टाइप। नॉर्मल या वाइल्ड टाइप। अब देखना बेटा, ड्यू टू म्यूटेशन के कारण इसमें हो सकता है चेंज हो जाए। अभी जो चेंज होता है उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब कहा जाता है मॉडिफिकेशन कैसा हुआ है। मॉडिफिकेशन हुआ और एंजाइम पहले जैसा काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, या पहले से काम तो कर रहा है लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बोलते द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम। एक कंडीशन ये बनेगी, या तो ऐसा मॉडिफाई हो गया कि एंजाइम बना लेकिन वो कैसा रहा, काम ही नहीं किया, यानी नॉन फंक्शनल हो गया। और एक केस ऐसा हो सकता है कि मॉडिफिकेशन हुआ, कोई एंजाइम बना ही नहीं। तो जरा बताओ, पहले वाले केस में प्रीवियस कंडीशन जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब जो आपका मॉडिफाइड एलील होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पुराने वाले एलील अनमॉडिफाइड की तरह बिहेव करेगा। जबकि इन दोनों केस में एलील बिकम्स मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड हो गया तो या तो गलत एंजाइम बना देगा जो काम नहीं करेगा, या तो एंजाइम नहीं बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बस इसका बस यही मीनिंग था। यहाँ पे देखो लास्ट में इसके बारे में लिखा था, यहाँ पे जो ये आ जाते हो। किधर गया? देखो लिखा इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड। मतलब मॉडिफिकेशन हुआ लेकिन पहले जैसा ही काम कर रहा है, तो आप कहोगे सर कोई मॉडिफिकेशन हम मानेंगे ही नहीं, सेम फिनोटाइप या ट्रेड बन रहा है। ठीक है। बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कैसा हो गया? मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड जैसा, यानी पुराने जैसा नहीं रहा, बदल गया। और ऐसा जो मॉडिफाइड एलील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव फॉर्म। और रिसेसिव फॉर्म कब दिखता है? जब आपका होमोजाइगस फॉर्म में होता है कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता है? होमोजाइगस। किस फॉर्म में होता है? होमोजाइगस फॉर्म। चलिए, तो इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन आप लोग निकाल ले जाओगे। नो आते सर, हैं नहीं next। निकालेंगे सर। नहीं निकालो, कोई भी सब नहीं सर, कोई भी पर्टिकुलर डिग्री चार्ट को देख के कैसे पता करेंगे कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट?
अच्छा, सबको पेडिग्री जानना है? यस सर। Yes, sir. चलो भैया, नहीं जानना है? किसको नहीं जानना है? चलो अच्छा ठीक है, कई लोगों को जानना होगा, 2-3 बोल दिए तो इसका मतलब जानना होगा। बता दे कि ना बताएं? तो बता दीजिए। Yes, सर sir. पहले आप ये बता दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा कि नहीं। नहीं, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे आएगा, तो इसलिए मेरी 2 बातें ध्यान रखो बस। यस सर। पहले पहचानो डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ठीक है? और अलग अलग पहचानना, सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल अलग पहचानना है, डोमिनेंट रिसेसिव अलग पहचानना है। तो एक होता है डोमिनेंट रूल। कौन सा रूल है? डोमिनेंट रूल। तो जरा बेटा बताओ, जो डोमिनेंट रूल में पहला रूल होता है नेवर स्किप जनरेशन। अगर डिजीज दिखा है तो जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। और पेरेंट में अगर प्रोजनी में, किसी प्रोजनी में डिजीज है, पहला रूल होता है किसी प्रोजनी में डिजीज है तो पेरेंट में एक ना एक में से कोई ना कोई पेरेंट अफेक्टेड जरूर होगा। बोलो, फिर से बोलो। पहला रूल नेवर स्किप जनरेशन। अगर किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा अफेक्टेड है तो दोनों पेरेंट्स में से कोई ना कोई अफेक्टेड जरूर होगा। और दूसरा बनता है कि अगर इनमें से दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड होंगे तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो आपको अनअफेक्टेड मिले। सारे के सारे कैसे मिलेंगे? अफेक्टेड मिलेंगे। ठीक है ना बेटा? 2 रूल हो गया। नेवर स्किप जनरेशन, अगर बच्चे में बीमारी है, अफेक्शन है, अफेक्टेड है, तो उनमें से दोनों पेरेंट्स में से कोई ना कोई अफेक्टेड जरूर होगा, एटलीस्ट 1 पेरेंट। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो तो क्या होगा? सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। तो एक बार बच्चा में देखा गया तो पेरेंट में क्या था, दोनों पेरेंट अफेक्टेड थे तो बच्चे में क्या था। अब इसी के बगल में रिसेसिव रूल। पहला क्या है? नेवर स्किप जनरेशन, यहाँ पे कैन स्किप, यानी जनरेशन स्किप कर सकता है। और अगर बच्चे में, ध्यान से सुनना, अगर बच्चा अफेक्टेड है, अगर बच्चा अफेक्टेड है तो चांसेस है पेरेंट अफेक्टेड ना हो। कितना अच्छी बात बोली। बच्चा अफेक्टेड है तो श्योर है कि बच्चा के साथ पेरेंट कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। अब बच्चा अफेक्टेड है और तुम्हें मिल रहा है कि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो श्योर हो गया क्या आपका होगा? रिसेसिव। और अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हों तो यहाँ पे सारे बच्चे अफेक्टेड हों ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको एक बच्चा अनअफेक्टेड मिल जाए। तो मैंने कहा खाली एक को याद करो, दोनों को अपने आप बना सकते हो। यहाँ पे दोनों पेरेंट अफेक्टेड थे डोमिनेंट में, तो सारे सारे बच्चे अफेक्टेड मिले। अगर रिसेसिव में दोनों पेरेंट अफेक्टेड होंगे तो एक आध बच्चा आपका अनअफेक्टेड मिल जाएगा। ये रहा आपका रिसेसिव एंड डोमिनेंट रूल। फिर आपका आता है, लिंक के लिए है ना सिर्फ, कि ऑटोसोमल के लिए भी है? सर सेक्स लिंक के नहीं, लिए ही है सर? ये अलग है, ये एकदम अलग हो गया। ये किसके आपको लिए? रिसेसिव और डोमिनेंट पहचानने का रूल है। ओके अब पहचानोगे ऑटोसोमल की डोमिनेंट, ऑटोसोमल की सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में मेल फीमेल में आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या मेल फीमेल दोनों में जाएगा। कोई एक प्रकार का पैटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि सेक्स लिंक में देखो पैटर्न क्या मिलेगा, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, या मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, क्रिस क्रॉस मिलेगा, या फीमेल टू फीमेल जा रहा होगा, या क्या मिलेगा, मेल टू मेल वाई लिंक्ड वाला। ये सेक्स लिंक्ड वाले हैं, यानी सेक्स वाले हैं। और सेक्स लिंक्ड में ज्यादातर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है? एक्स 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 वाई, यानी 75% एक्स है, एक खाली वाई है। तो इसीलिए सेक्स लिंक्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स लिंक्ड। तो अगर ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा होगा, मेल टू फीमेल
मतलब कि ऐसा टाइप का, तो समझ लेना कैसा होगा, ऑटोसोमल होगा। चलो तुम्हारे अब एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री दिया है, उसको देख लो, ना समझ में आए तो फिर बताना यार, तो लाएंगे तुम्हारे लिए 10-12 पेडिग्री समझा देंगे। वैसे क्वेश्चन पेडिग्री बहुत सालों से नहीं पूछी गई है, और अगर तुमको तब भी और पेडिग्री पढ़नी होगी तो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ देख लेना, वहाँ पे सारे मैंने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ये फीमेल मेल ये वाला नहीं समझ में आया। अरे बेटा देखो, इनहेरिटेंस का एक पैटर्न बनता है कि मान लो मेल है, मेल से चला गया किसमें बेटा, फीमेल में, और फीमेल से किसमें गया, डिजीज मेल में, या फीमेल से डिजीज मेल में गई, फिर मेल से किसमें गई, फीमेल में। डिजीज की जाने बताओ, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। अगर ऐसा कुछ पैटर्न नुमा दिखेगा तुम्हारा तो समझ लेना सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों में जा रहा होगा तो कैसा हो जाएगा, ऑटोसोमल। जरा तुम्हारे सामने एक पेडिग्री है, पहली पेडिग्री है, चलो देखते हैं। बच्चा अफेक्टेड है और एटलीस्ट 1 पेरेंट अफेक्टेड है, तो क्या होगा, रिसेसिव की डोमिनेंट, डोमिनेंट। डोमिनेंट। क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, फीमेल टू फीमेल ऐसा टाइप का, कि दोनों में जा रहा है, दोनों में जा रहा है। तो ऑटोसोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, ठीक है। अभी इधर देखो, बच्चा अफेक्टेड है लेकिन पेरेंट अनअफेक्टेड है, डोमिनेंट की रिसेसिव, रिसेसिव। पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मेल फीमेल दोनों में दिख रहा है, दोनों में दोनों सर। में दिख रहा है सर। तो ऑटोसोमल। आप कहोगे सर आपने जो बताया है ये रूल कहाँ लगेगा, मान के चलो तुम्हारे लेवल पे लगभग जितनी भी पेडिग्री आएगी सब पे लग जाएगा, बहुत ज्यादा एग्जामिनर दिमाग लगा दिया तो ऐसे केस में पेडिग्री कैसे सॉल्व करना, मेंडेलियन क्रॉस देखो ना, लगा लेना कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे करके लगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो कहोगे सर क्या बता के चले गए। सर आ गया, सर आ गया। आ गया, यस सर। चलो बढ़िया। और उसके बाद अगर तुम्हें और भी ज्ञान लेना होगा तो देख लेना वीडियो आपको, ठीक है। अरे बोलो सभी। यस सर। यस सर। अब खत्म माने, यस सर। क्या और पूछना तो बताओ। अरे बीमारी उमारी सब याद है ना, जरा पूछ बताओ लीजिए। सेक्स, चलो पूछ लेते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो जब बताओ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी एक्स लिंक्ड है तो किसमें ज्यादा दिखेगा, मेल में ज्यादा दिखेगा, फीमेल में ज्यादा दिखेगा, फीमेल। अरे महान आदमी, मेल में। देखो एक्स एक्स और एक्स वाई है, मान लो कलर ब्लाइंडनेस लिया तो ये देखो यहाँ पे दिखा और यहाँ देखो किसमें दिख जा रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे किस कंडीशन में है, जीन हेमीजाइगस। एमी जाएगी। और फीमेल को अगर कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा तो किस फॉर्म में होना चाहिए, होमोजाइगस। होमोजाइगस। और फीमेल को अगर कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा तो मेल और फीमेल यानी मम्मी पापा दोनों क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए, यानी दोनों में अफेक्टेड हो जाएगा फीमेल यानी ये वाली कंडीशन होनी चाहिए एक्स सी वाई, इनके बच्चे में फीमेल और मेल दोनों क्या हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। ये वाला करेगा तो फीमेल, इसको करेगा तो मेल। तो देखो एक पॉइंट लिखा, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। कौन ऐसा डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, थैलेसीमिया।
और सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासीमिया तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्रोमोसोम दिया है, तुम लोगों ने गलत दिया, मत 16 और 11 है। 16 और 11 16 और 11 पूछना। अच्छा देखो एक लाइन लिखा है, एक क्वेश्चन बना आता है ना, देखो द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन्स हैज 50% चांसेस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, that means it is affect the is separated by her mating dominant normal gene. A daughter will not be color blind unless her mother is carrier and her father is color blind. तो ये लाइन लिखा था ना, ऊपर बनाया था एक तुम्हारा ये वाला कंडीशन, XCX XCY, मदर क्या हो गई कैरियर, पिता क्या हो गया आपके कलर ब्लाइंड। affected. तो यार ये जो लाइन लिखी इसको याद मत करो, आप खुद अपने हिसाब से क्रिएट करना। तो जरा बताइए हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो कैरियर फॉर हीमोफीलिया है, यानी ये है, तो ये डिजीज फीमेल में ट्रांसमिट करने के चांसेस ज्यादा है कि मेल में ज्यादा ट्रांसमिट करने के? मेल। मेल में सर। मेल में। हम जैसे मान लो इसका पति ये है, नॉर्मल है, तो अब देखो ये कैरियर हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये डिजीज हो गया। तो सन में देखो लिखा है, एक लाइन लिखा है, द हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सन को है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीमेल हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर, क्यों है जानते हो? क्योंकि इसके लिए चाहिए मेल आपको क्या, हीमोफिलिक, और कहते हैं जो हीमोफिलिक मेल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एज तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी क्या था, नॉट वाइबल। ठीक है, सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? सर क्वीन विक्टोरिया, ये हमको विक्टोरिया वर्ड बड़ा पसंद आ गया, साउथ तो तुमको अफ्रीका। मालूम है ना? हाँ, अरे वाह समझ गए तुम, हमको पसंद आता है इसका मतलब कहीं लिखा होगा। सर लेक सर। लेक विक्टोरिया, नील पर्च। नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन हुआ था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन सिचुलेट फिशेस 200। मोर देन 200, एक्सटिंक्शन मोर देन 2। हाँ मोर देन 200 सिचुलेट क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यस राइट। अच्छा भैया ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा। ये जरा देख के बताना, नॉर्मल जीन है तो बेटा जरा बताना, जीन में आपको पता होना एक टेम्पलेट स्टैंड होता है और एक क्या होता है, कोडिंग स्टैंड। तो जरा बताइए इनमें कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है, देखते कौन बता सकता है। ऊपर वाला कोडिंग है, नीचे वाला टेम्पलेट है, जी वाला। क्योंकि आपको पता होगा जैसा कोडिंग का सीक्वेंस होता है वैसा ही आपका mRNA का सीक्वेंस होता है, सेम सीक्वेंस है, यानी ये कोडिंग हो गया और ये हो गया आपका टेम्पलेट। तो देखो टेम्पलेट में जो थायमिन था ये किसमें बदल गया, एडेनिन में, और कोडिंग का जो एडेनिन था बदल गया थायमिन में। पहले मॉडिफिकेशन mRNA में होता है कि जीन में होता है? mRNA में होगा। अरे कहाँ है यार, जीन जीन में लेवल होता पे है, करो ना, म्यूटेशन डीएनए पे म्यूटेशन तो तुम्हारे जीन में होगा ना, म्यूटेशन। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बनेगा mRNA। बोलो यस सर। यस सर। सही बात की गलत? फिर से रिपीट करिए। बेटा मैंने बोला कि जो आपका म्यूटेशन जीन में होता है कि mRNA में होता है? जीन में। जीन में होता है। जीन में। तो जीन में जैसा रहेगा उसी हिसाब से बनेगा। तो हमने क्या किया, एडेनिन को, अच्छा एक कैसा म्यूटेशन दिख रहा है, एक पॉइंट पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन देखो
अब बदल गया जीएजी, बदल गया जीटीजी में, तो इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा स्टैंड आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका जीएजी बदल गया आपका जीयूजी में। तो ध्यान रख लेना, टेम्पलेट के बारे में पूछ रहा, कोडिंग के बारे में पूछ रहा कि एमआरएनए का पूछ रहा, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक कौन से पोजीशन का अमीनो एसिड था? 6th। छठे VHLL TPV, ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है। तो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, उसके बाद आना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन आपका आ जाता वैलिन। तो देखो पहले भी पोजीशन में वैलिन है और छठे पोजीशन पे भी वैलिन हो गया, और ये कैसा हो गया? HBS, और ये नॉर्मल है HBA पेप्टाइड। अब जरा बताइए, HBA और HBS कंडीशन आएगा तो सिकल सेल एनीमिया लेस प्रोनाउंस्ड होता है, 10% लगभग। और अगर HBS और HBS आ गया तो क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिक डिजीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया था, जो साउथ अफ्रीकन वाला आप लोग याद किए हो, साउथ अफ्रीकन पीपल में मैक्सिमम सिकल सेल एनीमिया किस फॉर्म में दिखेगा? HBA और HBS, क्योंकि HBS और HBS वाला मर जाता है, चिंता ही नहीं रहेगा। लेकिन जो हेट्रोजाइगस वाला फॉर्म वाला रहता है, इनके आरबीसी में कौन सा पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता? मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया। तो यहां से आपको एक आउटपुट निकल के आता है कि आपका जो मलेरिया का पैरासाइट हेट्रोजाइगस फॉर्म वाले में सर्वाइव्ड नहीं है, तो यहाँ से एक आउटपुट निकल के आता है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में कौन ज्यादा सुपीरियर है। हेट्रोजाइगस सर, हेट्रोजाइगस। एक वर्ड आता है हेटेरोसिस, या बोलते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर। इट मीन दैट हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस वर्ड जो बेटा आपका है, वो आपका इसीलिए प्रूफ होता है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन में कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है? हेटेरोजाइगस फॉर्म। अब मेरा क्वेश्चन है, HBS पेप्टाइड के वजह से आरबीसी क्या नॉर्मल कंडीशन में सिकल सेल्ड होगी कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब? जब ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के वजह से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो जरा बताओ, ये पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन वाला है, तो एडेनिन बदला किसमें? थायमिन में। या थायमिन किससे बदल गया? एडेनिन से। तो ये एडेनिन क्या है? प्यूरिन, और थायमिन क्या है? पैरमिडीन। एक ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्जन है? ट्रांसवर्जन होगा। हाँ, जब प्यूरिन से होता है तो ट्रांजिशन, और प्यूरिन बाई पैरमिडीन होता था ट्रांसवर्जन। आप कहोगे सर आप इसको क्यों बोले? क्योंकि एक बार क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया, इसलिए बता दिया। फिनाइल कीटोनूरिया, ये बेटा आपका क्रोमोसोम नंबर 12 था, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्साइलेज, और इस एंजाइम वाले जीन इफेक्टिव हो जाता है तो आपका फिनाइल एनालिन किसमें कन्वर्ट नहीं होता बेटा? आपका टायरोसिन में नहीं होता। टायरोसिन। और टायरोसिन आगे चल के क्या बनाता है? मेलानिन। फिनाइल एनालिन हाइड्रॉक्साइलेज एंजाइम। अब एंजाइम वाला जीन ही डिफेक्टिव हो गया, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। अब एक्यूमुलेट क्या होने लगा? फिनाइल एनालिन जब बॉडी में ज्यादा होता है किसमें बनने लगता? फिनाइल पार्विक एसिड में। जो ब्रेन में चला जाता तो मेंटल रिटार्डेशन करेगा। और जब बताओ यहीं पे एंजाइम नहीं हुआ तो ना बनेगा टायरोसिन, ना बनेगा मेलानिन। तो क्या स्किन का कलर डार्क रहेगा कि रिड्यूस हो जाएगा सर। यस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? प्लियोट्रोपिक। ठीक है। और यूरिया वर्ड लाया है, तो यानी ये जो आपका एक्सक्रीट किया जाता होगा यूरिया के पास से भी, इसलिए नाम रखा गया फिनाइल कीटोनूरिया। थैलासीमिया,
थैलासीमिया के लिए 2 जीन याद रखिएगा, एक है आपका अल्फा वाला और एक है बीटा वाला। अल्फा के लिए कितने जीन होते हैं बेटा? 2 2। और क्रोमोसोम नंबर क्या है? अल्फा 16 है, 16। ठीक है ना। और Yes. आप देखिएगा, हाँ, 2 जीन होता है HbA1 एंड HbA2। अच्छा, एक जीन के कितने एलील्स? 2 एलील। एक जीन के कितने एलील? 2 एलील। तो टोटल एलील कितने हो गए? 4। ठीक है। कहते हैं अब कितना एलील डिफेक्टिव है वो डिसाइड करेगा कैसा थैलासीमिया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक थैलासीमिया माइनर होता है, एक होता है मेजर, याद आ रहा है? बोलिए। यस सर। तो थैलासीमिया मेजर और थैलासीमिया माइनर, ये देख लीजिएगा। अच्छा, बीटा थैलासीमिया कहाँ होता है? 11 पे HBB में। और जीन होता है HBB। ठीक है। और थैलासीमिया में भी आपका हीमोग्लोबिन आपका कम बनता है, यानी थैलासीमिया भी एक प्रकार का एनीमिया है, एनीमिक वाला है, क्वांटिटेटिव, लेकिन यहाँ पे लेस क्वांटिटी बनती है और वहां पे क्वालिटी बदल गई थी, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गई थी। एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में, कौन क्वालिटेटिव है कौन क्वांटिटेटिव है। मैंने लिखा 2n-1, ये क्या है? ऑटोसोमल, ऑटोसोम। तो कहते हैं अगर n का डबल हो जाए 2n, फिर 3n, 4n, यानी क्रोमोसोम का 23 था, इसका सेट बढ़ गया तो क्या हो जाए 46, फिर 23 बढ़ गया तो क्या हो गया 90। यूप्लॉइडी। इसको क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। 69, ठीक है। फिर आ गया 92, तो इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। तो हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये सब क्या होते हैं? यूप्लॉइडी। लेकिन अगर 23 में 1 बढ़ जाए या 1 घट जाए या 2 बढ़ जाए 2 घट जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी होता है जब, याद करो, एनाफेज में क्रोमोसोम खींचा जाता है, तो नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन होना मतलब प्रॉपर, 23 उधर चले जाए 23 उधर जाए, इसको बोलते हैं प्रॉपर डिसजंक्शन। और नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन होने की वजह से आपके एक तरफ हो सकता है ज्यादा चला जाए, एक तरफ कम चला जाए, और डिपेंड करता है कौन फ्यूज करेगा वही बनेगा। तो नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन 1 आपको याद होना चाहिए। अब नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन किसका हुआ है? ऑटोसोमल का कि सेक्स लिंक्ड का? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ट्राइसोमी में आपको पता होगा 2n+1 होता है, यानी जो एक पेयर में 2 होते हैं वहां पे कितने हो जाएंगे? 3। कितने नंबर का क्रोमोसोम होता है? क्रोमोसोम नंबर 21। तो पीईडी आपको बताया होगा 13, 18, 21, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। सेक्स लिंक्ड ट्राइसोमी क्या थी? XXY, क्या नाम है इसका जरा बताइए? क्लाइनफेल्टर होगा। अच्छा, अगर हम लोग ये बोले 2n+1+1, इसका मतलब क्या हुआ? डबल ट्राइसोमी। ट्राइसोमी 2 बार हो रही है। और अगर हम ये लिख दें 2n+2, यानी एक पेयर में 2 की जगह क्या आ गया? 3 और 4, टेट्रासोमी बोलते हैं। तो लैंग्वेज याद होना चाहिए। और अगर एक गायब कर दो तो क्या बोलते थे? मोनोसोमी। 2n-1। और कभी अगर दोनों गायब कर दो तो 0, नलीसोमी 2n-2। ये फिगर के साथ आपको याद होना चाहिए। ये आपका है गायनिकोमेस्टिया वाला कंडीशन, और ये आपका अंडर डेवलप्ड फीमेल, स्ट्राइन और शॉर्ट स्टेचर्ड। मेल कैसा होगा? टॉल स्टेचर्ड। क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर। और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने दे दिया 45 + X0, ये बता कौन सी कंडीशन है?
टर्नर सिंड्रोम। सर किसकी है? टर्नर की है। अच्छा नहीं सर गलत। 44A गलत है प्लस सर। x0 होगा सर, 44A प्लस x0 होगा। हाँ, टोटल है 45 यस विद x0 दिया X0। है, ध्यान रखना। यानी Yes, अगर sir। हम ऐसे लिखते 44 प्लस 44 x0, 44 एक 45, 47 उसका कामा करके xxy लिखा, यानी 44 तो ऑटोसोम सही है। और जो सेक्स वाला है वो नॉर्मल ना होकर क्या है, xxy है। यस सर। यही मेन इंपॉर्टेंट था, बाकी तुम लोग को सब याद ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो। यस सर। चलिए, माइटोनिक डिस्ट्रोफी कहाँ पड़ा आप लोगों ने? ऑटोसोमल डोमिनेंट इज वो ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट डोमिनेंट कैटेगरी में है ऑटोसोमल डोमिनेंट। डिग्री में। ऑटोसोमल डोमिनेंट। लैंगडन डाउन कहाँ पढ़ा आपने? डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम में। ईयर क्या था? 1866 1866। 1866। डीएनए, ये डाटा तो याद होगा सबको। चलो हम लिख रहे हैं, फटाफट बताते जाओ। 5386 सर स्क्रीन शेयर 48 स्क्रीन नहीं आ रही। 42502 3.3 into 10 to power 6 base pair, base pair, base pair, and 4.6 into 10 to power 6 base pair। अब कौन बताएगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड होगा ये वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। अच्छा भाई, चलिए, थैंक यू। 5174। ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम था? 5x174 5174। मल्टीप्लाई ये क्या है? लैम्डा। लैम्डा से बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ये है ह्यूमन का सर वो हैप्लॉइड कंटेंट। सर ये है 10.9 9 होना चाहिए ना सर, ये 9 होना 9 चाहिए। होगा। अभी हम क्या 9 जाने, ये तो तुम 10 बताओ। की पावर 9 बेस 9 10 होगा, 9 9 होगा। होगा। 10 to power 9 होगा। ह्यूमन डीएनए। मैं और ये क्या है? ये इकोलाई। इकोलाई का है। इकोलाई। कौन है भैया गाना गा रहा है? सुंदरम? सर हम नहीं है। कौन था? ये सुनाओ, अच्छे से सुनाओ, फिर सब सुने क्यों? अब जरा बताओ, प्रोटीन सॉरी, जो डीएनए में आपका 5 बेस पेयर में कितने होते हैं? 4। और ए टी जी सी, इनमें से कितने प्यूरिन होते हैं, कितने पायरिमिडीन होते हैं? तुम खुद ही समझ गए। आधा प्यूरिन आधा पायरिमिडीन। बोलो। यस सर। आधा प्यूरिन आधा पायरिमिडीन। अब जरा बताओ, प्यूरिन में क्या आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन में क्या आते हैं? साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। अब बताओ, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडीन बोला है, ते न्यूक्लियोसाइड होंगे कौन से? प्यूरिन वाले की पायरिमिडीन वाले? पैरामिडीन डीन है तभी आया डीन। और क्या होंगे? न्यूक्लियोसाइड। और एसिड आ जाएगा तो या तो आएगा 8 या तो आएगा एसिड। तो यूरिडाइलेट, थाइमिडाइलेट, साइटिडाइलेट होगा, या तो यूरिडाइलिक एसिड होगा, थाइमिडाइलिक एसिड होगा, या साइटिडाइलिक एसिड होगा। और फास्फेट हटा दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा आपका? न्यूक्लियोसाइड। अब बताओ, राइबोस शुगर के कार्बन 1 से कौन जुड़ता है? शुगर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन। और डीऑक्सी राइबोज होगा तो यहाँ पे
OH नहीं होगा, और राइबोज होगा तो यहाँ पे OH होगा कार्बन नंबर 2 पे, याद रखिएगा। चलो DNA पढ़ रहे हैं तो H रख देते हैं। यहाँ पे हो गया OH, और ये हो गया तुम्हारा CH2OH, ये कार्बन नंबर 5 है। इससे क्या जुड़ता है तुम्हारा फास्फेट। जरा बताओ हुआ लिंकेज जिसमें OPOR हो। ROR लिंकेज क्या होता है आपका? एस्टर। और बीच में आ जाए फास्फेट तो क्या बोलो? फास्फोएस्टर। तो न्यूक्लियोटाइड में फास्फोएस्टर होता है कि फास्फोडाइस्टर होता है? फास्फोएस्टर। फॉस्फोएस्टर होता है सर। एक साइड है। अब जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लेके आओगे, ये वाला, तो जो इसके बीच में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? फास्फोएस्टर क्या बन जाएगा? फास्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और डाइस्टर बॉन्ड की पोलैरिटी जरा देख के बताओ। ये 3' है और 5 है, तो पोलैरिटी क्या होगी? 3 to 5। और स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो ग्रुप फ्री होता है, यहाँ पे कौन सा फ्री है? 5। यहाँ पे कौन सा फ्री होगा? OH 5 to 3। सब याद है आपको? बढ़िया सर। हाँ सर, इनका केमिकल नेचर बता दीजिए इन बेसिस का। केमिकल नेचर बोले तो सर जैसे एसिडिक है या बेसिक, ये सब। कौन? नाइट्रोजनस बेसिस। अरे बेस मतलब क्या होता है? अच्छा, ओके सर। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। हाँ, तुम्हें ये जानना चाहिए था। रिंग, प्यूरिन में कितने रिंग होते हैं? सर 2 रिंग होती है सर। 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं। और पायरिमिडिन में कितने रिंग होते हैं? सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं। नाइट्रोजन की पोजीशन बताओ यहाँ पे। 1379। यहाँ पे होता है 1 and 3। बस इतना याद करो। रिंग भी बताया जाता है लेकिन अब जरूरत नहीं है। 1869 किसके बारे में फेमस है? फ्रेडरिक मिशर के बारे में। न्यूक्लिन। टर्म न्यूक्लिन दिया था। यस सर। DNA एज अ बेसिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया था क्या? नहीं, नो सर, एसिडिक उन्होंने बोला था। होगा सर। अच्छा, यानी एसिडिक है तो कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर क्या चार्ज होना चाहिए? ज्यूटर आयन बनाएगा ना सर? ज्यूटर आयन होगा तो ओवरऑल तो 0। यहाँ कहाँ ज्यूटर आयन होगा? DNA में कहाँ ज्यूटर आयन बनेगा? अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन। DNA में याद रखना, आपका DNA याद रखना हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें बेसिक पार्ट है वो, चलो चलेगा। लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या आता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव। ज्यूटर आयन तब बोलोगे जब सेम मॉलिक्यूल पे या सेम पे हो, ठीक है ना? तो अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन बोलना सही है, यहाँ पे ज्यूटर आयन बोलना सही नहीं है। यहाँ पे DNA पे नेगेटिव है, प्रोटीन में अलग चार्ज है, सब अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज है। DNA तो किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं बनाना। अमीनो एसिड में आपको पता था यहाँ पे आपका CO- NH3+ RNH, ये होता था ज्यूटर आयन। जरा एक बात बताओ, 1953 में DNA का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्स वाटसन और डेटा किसी और पे बेस्ड था, बिलिकिंस ऑफ फ्रैंकलिन। हाँ, और डेटा था एक्सरे डिफ्रैक्शन। 1953 में 3 ईयर है। एक तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया, एक से मिलर वाला था एक्सपेरिमेंट जो किया था। एक स्टैनले मिलर वाला, ठीक है, और एक राइबोसोम्स वाला। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं। राइबोसोम्स में था। बहुत बढ़िया। पैलेडे, जॉर्ज पैलेडे क्या देखा था? dense material near the nucleus. डेंस पार्ट। तो ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। 3 जगह पढ़े हो आप लोग।
इरविन सरगाप्स रूल था। चलो हम अच्छा शायद तुम लोग को बता भी चुके होंगे। चलो बताओ कि इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर एडेनिन 11.5 है तो थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन बताओ। बोलो। सर थायमिन 11.5 हो जाएगा। और सर ये 38.5 यस 38.5 प्यूरिन और पायरिमिडिन 6 ओके 50-50 भैया इतना सोच क्या 20 बोल रहे हो? 23 और 50-50 का रेशियो 23 और 50-50 77 आएगा सर। देखो प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन होता है, यानी प्यूरिन कितना होगा 50%, पायरिमिडिन कितना होगा 50%। 50%। प्यूरिन डीएनए में होता है एडेनिन प्लस गुआनिन, पायरिमिडिन होता है साइटोसिन प्लस थायमिन, यानी A प्लस G इक्वल टू C+2। एक फार्मूला निकल के भी आया। ये जो मैंने तुम्हें तुरंत बता दिया कि एडेनिन अगर 11.5 है तो तुरंत 50% पूरा करने के लिए 13.5 रख लो, सारा डाटा आ गया। तो प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन 50-50% वाला चीजें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। इवन ये भी बता देती हैं कि A प्लस G इक्वल टू C+T होता है, ना कि A प्लस T इक्वल टू G प्लस C होता है। A प्लस T इक्वल टू G प्लस C, ये बात गलत होता है। ये क्या होता है? नॉट इक्वल होता है, बट कांस्टेंट होता है AT/GC रेशियो फॉर एनी स्पीसीज। अगर बताओ AT/GC रेशियो मोर देन 1 है, इसका मतलब डीएनए कौन सा रिच होगा, AT रिच की GC रिच? 80 तो हमारे में AT/GC रेशियो आता है 1.52। तो बताओ ह्यूमन डीएनए कैसा है, AT रिच की GC रिच? GC रिच। अरे सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर 1.5। हाँ देखो सुनो फिर से। हमने बोला प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडिन क्या होता है? साइटोसिन एंड थायमिन। ये पॉइंट बन के आया। फिर हमने कहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में A प्लस T इक्वल टू G प्लस C, ये बात सही है कि गलत होता है? आपने कहा कि सर ये इक्वल नहीं होता है, ये नॉट इक्वल होता है, खास करके ह्यूमन वगैरह में और बैक्टीरिया वगैरह में। अब हमने कहा कि जरा इसका रेशियो बनाओ, तो A प्लस T अपान G प्लस C इक्वल टू बनता है 1.52। अब यहां से देखकर बताओ डिनोमिनेटर ज्यादा है कि कम है? कम है। और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो कौन सा रिच हो गया? AT रिच। लेकिन ये सर ह्यूमन की बात करें। सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता AT इज इक्वल टू 1.5 into G plus C। नहीं, ये रेशियो निकाला जाता है ना। अब एक बनेगा तुम्हारा AT/GC 0.93 है, इकोलाई का होता है। ये बैक्टीरिया का इकोलाई का है। ये कैसा रिच हो गया? GC रिच। तो बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है? GC रिच होता है। तुम लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। यस सर। सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बैकबोन किसका बना होता है? शुगर फॉस्फेट। यस शुगर फास्फेट। द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एडेनिन थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल 2 गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन। ट्रिपल। और देखो यही लाइन की वजह से तो सरगाप साहब ने बताया था प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन होता है। सरगाप साहब ने कहा कि ऑलवेज, हमेशा प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडिन। इसका मतलब सही हो गया, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडिन। 50-50। और प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन आने की वजह से ये जो दो डंडे के बीच की लंबाई होगी वो कांस्टेंट होगी कि बदलती रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
और इनकी जो कॉइलिंग का फैशन है वो लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है? सर राइट हैंडेड मतलब राइट हैंडेड हाँ, राइट हैंडेड मतलब राइट हैंडेड फैशन। पूछ रहे हो मतलब ना? नहीं Yes, sir. बता रहे हैं। नहीं, सर किसी इसका ने पूछा। मतलब स्क्रू देखो, स्क्रू ड्राइवर, यस sir. सर, वो स्क्रू को टाइट करो, रूल। स्क्रू को करो टाइट। तो टाइट करते हो तो राइट हैंडेड में करते हो, ऐसे 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 क्लॉकवाइज घुमाते हो, ठीक है। और जब उसको ढीला करते हो तो किस कर्म करते हो? एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट हैंडेड फैशन। Okay, अगर sir. स्क्रू को खोलना होगा तो देखना, तुम आज खोलना स्क्रू तो राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, और जब आप उसको क्या करना, रिवर्स करना होगा तो आप देखना लेफ्ट हैंड जरूर लगाओगे, और वैसे ऐसे हाँ सर, आज मीटर का खोल देंगे आपको। खोल देना, ठीक है। Yes, sir. बोलो। यस सर। यस सर। अब बोला है कि अरे तुम लोग के स्पाइरल बाइंडिंग होगी बुक में। सर बिजली चोरी हाँ। कर रहे हैं लोग, बिजली कौन चोरी कर रहा भाई? स्नेहा? जो हीटर चला रहे हैं सर। नहीं, कोई जरूरी बिल नहीं है देते यार, हैं तब जला रहे बिल हैं। देती होगी। लड़ मत लो तुम लोग यार यहाँ पे। सर No, गवर्नमेंट sir. वालों को वैसे ही लिमिटेड होता है तो हम जला सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ पे स्नेहा? सर पटना बिहार। और अभी कौन बोल रही थी? बिजली रूही बोली थी हाँ। कि रियल मी? नहीं, मैं ही बोली थी। तुम्हारा घर कहाँ रूही? आजमगढ़। आजमगढ़ की हो तुम? हाँ, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अरे वाह, तुमको पता है मैं कहाँ का हूँ? आजमगढ़ की। आजमगढ़ में तो बहुत जगह है। ये भी सही कहा, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बढ़िया यार, वहीं पे हो अभी? जी सर, मेरी मम्मी की पोस्टिंग है ना। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है मम्मी का? डॉक्टर होंगी वहाँ पे ना? नहीं सर, सिस्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर कभी हम अगर आजमगढ़ से गुजरे तो तुमसे मुलाकात जरूर करें। सर आप कहाँ के हैं? आजमगढ़ के हैं। अरे सर, आजमगढ़ में तो बहुत ज्यादा जगह है। ये भी सही कहा। फूलपुर देखा है? हाँ हाँ। फूलपुर। आजमगढ़ तो तुम इधर से जाती होगी फैजाबाद होके? सर दोनों साइड, सुल्तानपुर से भी हो क्या? सुल्तानपुर में कभी जाना तो जो नदी पड़ती है फूलपुर में, कुंवर नदी पड़ती सर है। अभी तो गए थे मंडे को। मुंडे गई थी? अच्छा अच्छा। तो नदी जो पड़ती है उसी के पास ही मेरा घर है। चलो छोड़ो, घर द्वार तो बाद में बात करेंगे। तो खूब जरा मस्ती बताइए करते हैं। हेलिस का। अच्छा, सही कहा, सर तभी क्या? तो मछलियों के बारे में नॉलेज रखते हैं तुम, है ना? कह रहा है तभी तो सर मछली बहुत खाते होंगे आप, नदी के किनारे घर है आपका। सर नीट में द टू सिलेक्शन चेन्स होगा आर तो क्वाइल्ड पार्टी। इन आर। अरे वाह, क्यों नहीं होगा यार, मेहनत कर यार, सब लोग क्यों नहीं होगा? सर आप मछली की पार्टी देंगे, हम लोग नहीं। हम तो दे देंगे यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर और जो लोग वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है वहां से वो पकड़ तो लेंगे ना। उसका ग्रेवी पी लेना फिर। जो लोग वेजिटेरियन होंगे उनके लिए भी एक्वेटिक प्लांट बहुत सारे हैं जो खाए जा सकते हैं। केकड़ा लेके आइए सर। नहीं, केकड़ा वेजिटेरियन कहाँ सर हम होता लोग है? कैरा खा लेंगे। कारा कहाँ मिलता है यहाँ? सर नॉन पॉइजनस वाला लेकिन। The two chains coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. अच्छा, पिच क्या होता है समझ में आता है आपको? जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करो। 1 टन की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हाँ, ये मान लो जैसे एक सर्किल करते हो तो देखो जहां से गए वहीं पर पहुंच गए, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहा, ये सर्किल रहा। और हेलिक्स कैसे बनता है देखो, इसी को तोड़ो, उठा दो थोड़ा सा, ये यहाँ ऐसे बनता है ना हेलिकल स्ट्रक्चर।
यस ऐसे सर। ऐसे। तो कहते हैं ए उठाया और उस वहां ना पहुंचा, वही पॉइंट वही रहेगा आपका, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई हो जाएगी। जो हाइट मिलता है ये वाला, इसी को बोलते हैं पिच। तो कहते हैं 0 यानी पहले फ्लोर पे आप चढ़ो, ये आपने जो सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हो तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कहलाता है पिच। तो पिच कुछ नहीं होता है, जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो हाइट अचीव कर लिया जाता है हेलिक्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। और जरा बताइए, आप जब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चढ़े तो आपको डंडे मिले होंगे, सीढ़ियों के डंडे। तो जरा बताइए पिच में कितने डंडे होते हैं सिंगल पिच में? 10। 10 बेस पेयर होते हैं। और जरा बताइए जब आप सीढ़ियों के डंडे चढ़ रहे थे, हेलिकल स्टेयरकेस देखिए, तो वहां पे 36। जरा बताइए, वहां पे हर डंडे में क्या सब एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं कि कोई ऐसा लगा है तो कोई ऐसा लगा है तो कोई ऐसा लगा है? 36 डिग्री नहीं होते बेटा, होते हैं। हर एक डंडे के बीच में देखना थोड़ा सा एंगल बनता है। आप लोगों ने हेलिकल स्टेयरकेस लग रहा है देखा ही नहीं है। देखा है सर। देखा है सर। देखिए हाँ, सर, तो देखे हो तो बताओ क्या सब डंडा पैरेलल कैसे बोल दिए? पैरेलल मतलब समझ दो 0 डिग्री हो जाएगा। कोएक्सियल। ये देखो, देखो हर डंडा के बीच में क्या है, ये अरे ये डीएनए बन गया है, देखो यस सर। ये तो दिल खुश कर दिया। ये देखो डीएनए है भी। यस अब सर। तो इस देखो एक डंडा, हर डंडे के बीच में देखो आपका एक एंगल बन रहा है। बहुत अच्छा डायग्राम मिल गया हमें, इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। उसके बगल वाला सर और अच्छा डेट बनाया है सर, ये वाला। वो ये ब्लू वाला वाला सर। वो और ये आपका एकदम प्योर डीएनए बनाया है। यस सर। लग रहा है कोई बगल वाला ये अब तो तुम लोगों को सब दिखने लग जाएगा। सर, वो राइट वाला। यस सर। भूत बंगले वाला लग रहा है। ये डबल तो भैया स्टैंडर्ड। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेयरकेस डबल स्टैंडर्ड है और कैसे होते हैं, हेलिकल होते हैं। और पिच वही होता है कि जहां से पहुंचो उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, एक हाइट अचीव हो गई, तो जो हाइट अचीव हुई है ना यही पिच है। और हर डंडे के बीच में क्या होता है बेटा? अच्छा बताओ, एक सर्किल कंप्लीट होता था कितना डिग्री होता है एंगल? 360। तो यहाँ पे भी पिच में क्या हुआ था, एंगल पूरा कितना आएगा? 360। और तो 360 डिग्री चढ़ने के लिए आपके पास 10 डंडे हैं, तो हर डंडे के बीच में एंगल कितना आएगा? 36 डिग्री। 36। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एसेंड, चढ़ने की एंगल। 20 डिग्री कहाँ पढ़ लिया? कौन जवाब दिया 20? बिंदु बेटा 20 एंगस्ट्रॉम होता है, डिग्री नहीं। तो जरा बताइए पिच का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। और दो डिस्टेंस के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, द डिस्टेंस ऑफ टू बेस पेयर इज ऑलवेज 0.34 नैनोमीटर। सही है कि गलत है? सही है। गलत है सर। गलत है। तो क्यों गलत है जरा बताओ? सर DNA डिफरेंट टाइप करता का है। डीएनए होता है, कोई बी डीएनए होता है, कोई जेड डीएनए होता है, अच्छा चलो तो सब में ठीक अलग है। अलग। जो बी डीएनए चलो पूछ रहे हैं, जो आपका नॉर्मल डीएनए, अब बताओ। सर तब भी गलत है ना, आप 0.34 बोले हैं, 3.4 होगा नैनोमीटर। अरे यार क्या बात कर रही हो? ईच बेस पे। क्वेश्चन रिपीट करिए सर फिर से। सर आप क्वेश्चन ये देखो पूरे पिच का, हाँ क्वेश्चन रिपीट करें, चिंता न करो। पूरे पिच का डायमीटर कितना है, मतलब लेंथ कितनी है आपकी? है 3.4 नैनोमीटर। तो हर पिच में 10 डंडे, तो जायज बात है दो बेस पेयर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? 0.34 नैनोमीटर। हमने एक क्वेश्चन पूछा, ये तो पूछा था कि जरा बताइए इन बी डीएनए द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज ऑलवेज 0.34 नैनोमीटर। सही है कि गलत? सही है, सही है सर। सही है सर, सही है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अब हम लैंग्वेज बदल रहे हैं। इन बी डीएनए
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज ऑलवेज 0.34 नैनोमीटर। सर हाँ यस सर आप सही कॉन्जिक्यूटिव सही है। यस सर। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन बनाने की लिमिट एनसीईआरटी से भी कम नहीं है, बहुत बनाए जा सकते हैं। यस सर। तो भैया दो बेस पेयर का मतलब होता है, मान लो जैसे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया, तो पहला दूसरे के बीच में भी 2 बेस पेयर कहलाएगा, और पहला चौथा भी तो 2 बेस पेयर है। यस सर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब Yes, sir. समीपस्थ, एक दूसरे के आसपास लगे हुए, सटे हुए। जरा बताओ एक कौन सा डॉगमा है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डॉगमा और किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। हाँ तो सी, क्रिक। देखो सी से सेंट्रल, सी से क्रिक। सी आता है तुम्हारा नेक में, तो वहां पे पाया जाता है तुम्हारा सेंट्रियोल। सी आता है तुम्हारा पैकिटीन में, तो वहां होगा क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग। और क्लियर टेट्रॉइड। बोलो। यस और सर। सी से आता है साइकस, तो वहां होता है कोरेलॉइड रूट, और वहां पे पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। कैसा लगा? याद रहना चाहिए ऐसे आपको। आप कहोगे आपको याद ही था, मैं भी कभी कभी भूल जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन, अरे लिखोगे क्या, सोचो इसको। सी आया तो क्रिक, सी आया तो आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डोगमा। तो सी से सेंट्रल डॉगमा, सी से क्रिक, नेक में सी है, और सी से सेंट्रियोल सेंट्रियोल होगा पाया तब। जाएगा तुम्हारा नेक रीजन में। यस सर। सी आता है तुम्हारा पैकेटीन में, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर एंड क्लियर टेट्राड। सी से साइकस, सी से कोरोलॉइड रूट, सी से साइनोबैक्टीरिया। ये पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज इट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू दिस प्रोसेस? नाम बताइए क्या होगा उसका? सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है। और एंजाइम क्या यूज होता है? रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज। टैमिनिज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। टैमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था इसलिए। अच्छा, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसका नाम हम लोग नॉर्मल डीएनए ना रख के क्या रखते हैं? सीडीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। और ये आपका एग्जांपल जरा बताइए। रेट्रोवायरसेस होते हैं जो ऐसे वायरस जिनमें एचआईवी हो गया, आपका टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टेकन। अब जरा बताइए, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव, देखो हर जगह कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, देखो एनसीईआरटी कितने अच्छे खूबसूरती से लिखती है। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, टू बेस पेयर नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। हम फ्यूचर में हो सकता है क्वेश्चन बना दें। अब जरा बताइए, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, तो कैसे करोगे? जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल बेस पेयर से, और आ जाएगा लेंथ ऑफ डीएनए। ये जानते हो क्वेश्चन आया था 2020 में, तो वहां पे आंसर सीधे बताना था 2.2 मीटर। अच्छा बताइए, टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाता है? किसी ने कैलकुलेट किया? 2.24 मीटर आता है। और इक्वलाई का कितना आता है बेटा? 1.36 मिलीमीटर आता है। तो दोनों याद रहना चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियस का रेंज क्या होता है आपका? माइक्रोमीटर में।
सेल वाला पॉइंट में जाइए। सेल में आपको याद होगा सारे डाटा कितने में होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं। तो ज्यादा बताइए, जगह छोटी है वहां पे मीटर, कहाँ माइक्रोमीटर, तो क्या हो जाएगा, हाईली इनफोल्डेड हो जाते हैं। सुपर और जब हाईली कॉइल्ड। अच्छा, इकोलाई का बेस पेयर कैसे निकालते हैं, पता कर निकाल लीजिएगा। अच्छा बताइए, बोलो। कुछ कह रहे थे, बताओ, बोलो। नो सर, नो सर। एक बात बताओ कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है कि कहीं एक जगह कन्फाइंड होता है? कन्फाइंड होता है सर, न्यूक्लियर कन्फाइंड Confined रहेगा बोलते सर, हैं। पॉलीअमीन्स के साथ रहता है हाँ, in place of तो stones की जगह। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन जहाँ पाया जाता है बेसिक पॉलीअमीन्स, लेकिन हिस्टोन कहाँ पाया जाता है आपका, यूकैरियोट। तो जब बताइए यूकैरियोट में जो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके ऊपर जो डीएनए रैप्ड होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। बोलो। यस सर। अच्छा, एक आपको पता होगा ना, एक होता है लुईस एसिड और एक होता है लुईस, यहाँ से पता चला है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। तो प्रोकैरियोट में स्कैटर्ड नहीं होता है। एक कुछ प्रोटीन देखो ना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के आगे लिख लो बेसिक पॉलीअमीन्स, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो। अमीन्स है तो बेसिक होगा, ये भी आपको पता है। यूकैरियोट में ये काम कैसे होता है बेटा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन से। जरा बताइए, हिस्टोन प्रोटीन में जो ऑक्टामर बनता है एक हिस्टोन का, उसमें कितने हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? 4 होगा सर। 4 पाया जाता है। तो ऑक्टामर क्यों बोलते हैं इसको? डबल होता है। टाइप्स के डबल जाता है सर। एक टाइप के टोटल 8 होंगे और टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स। क्या क्या होता है? H2A, H2A, H2B, H3, H2B, H4, H3, H4 और H1 बाहर होता है, ये लिंकर काम करता है। एक हिस्टोन ऑक्टामर वाला यानी न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए आपका क्या होता है, H1 एक्ट एज लिंकर। कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा पाया जाता है इसमें? लाइसिन एंड आर्जिनिन। और बेटा ऐसे ही एक जगह लाइसिन और ट्रिप्टोफान लिखा है कहीं पे, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ है। मेज में। हाँ बायोमोलिक्यूल्स में मेज। सेकंड पेज पे लिखा हुआ, थर्ड पेज पे मेज लिखा में हुआ है ये। नहीं वो तो लिखा है, वो तो तुमने सही बताया, लेकिन स्ट्रक्चरल में जाओ वहां पे देखना, मेज की वैरायटी में लाइसिन और ट्रिप्टोफान। 1960 में सब किया गया था ना इस पे। नहीं वहां पे ईयर नहीं दिया है। मिल गया सर, मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, बेसिक अमीनो एसिड में आता है आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन। अच्छा बायोमॉलिक्यूल में बेसिक में क्या लिखा है वहां पे? वैलिन। नहीं वैलिन न्यूट्रल होता है। लाइसिन। लाइसिन लिखा है, आर्जिनिन नहीं लिखा है, लाइसिन। ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए ना, बोथ अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। हिस्टोन के सामने जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है तो बनता है न्यूक्लियोसोम, और कहते हैं न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर ऑफ डीएनए यूज हो जाता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो जरा यहाँ से बताओ कि अगर ह्यूमन पूरा टोटल बेस पेयर पता हो, जरा बताइए कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे?
तो 6.6 इंटू 10⁹ अपॉन 200 कितने हो जाएंगे बेटा आपका 3.3 इंटू 10⁷ न्यूक्लियोसोम। अच्छा, ये जो आपका धागा दिखा एक कलर बॉडीज की तरह दिख रहा है, देखो ये डायग्राम दिख भी रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे लग रहा है धागे में मोतियां गुथी हुई हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। अब अपना दिमाग लगा बताओ, ये क्रोमैटिन फाइबर अगर टाइटली बाउंड हो, खूब अच्छे से उलझ गया हो धागा, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन की यू क्रोमैटिन? यू क्या हेट्रोक्रोमैटिन। बोलेंगे? देखो यानी यू किसी ने बोला था, इसका तो कंफ्यूजन है। तो सिंपल सा समझो, तुम्हारे पास ये धागा है, उसको खूब हचक के ऐसे तुमने क्या कर दिया है, मम्मी ने तुम्हें आज दिया ऊन, गोला बनाओ, आज ठंडी आ रही, चलो ऊन बनाए, स्वेटर बनाए, खूब अच्छे से तुमने धागा को ऐसे क्या कर दिया? उलझा दिया। तो लूजली बाउंड है कि टाइटली है? टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड है। और जरा बताओ, अब ये उलझ गया है धागा, तो क्या ये काम करेगा कि काम नहीं करेगा? काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाता तो है। इनएक्टिव हो जाएगा। और जरा बताओ, तुमको मम्मी ने धागा दिया, तुमने अच्छे से आराम से ऐसे लूजली बाउंड, धीरे धीरे, ये लूजली बाउंड है, तो धागा खोल ले जाओगे कि नहीं खोल ले जाओगे? खोल ले जाओगे, यानी एक्टिव है, काम करेगा। कलर किसका डेंस दिख रहा है? हेट्रोक्रोमैटिन का। हेट्रोक्रोमैटिन का। तो टाइटली बाउंड, डार्कली स्टैंड, इनएक्टिव, लूजली बाउंड, लाइटली स्टैंड, एक्टिव। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, या तो लूजली लाइट, एक साथ याद कर लो, यू मतलब ट्रू। अब बताओ, डीएनए हिस्टोन से मिला के आपका क्रोमैटिन फाइबर बनाया, और फ्यूचर में यही क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम बना लेता है। तो अब बताइए, जो क्रोमोसोम बनाने के लिए आपका जो प्रोटीन चाहिए, गोंद की नुमा ग्लू की तरह काम करेगा, वो कौन सा प्रोटीन होगा? हिस्टोन की नॉन हिस्टोन प्रोटीन? नॉन स्टोन। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमैटिन फाइबर बनाने के काम आता है कि क्रोमोसोम बनाने के काम आता है? क्रोमोसोम सर, वो तो क्रोमैटिन। देखिए इसका नाम क्या लिखा गया है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसका इस्तेमाल होता है क्रोमोसोम बनाने में। लाइटली लूजली वाला तुमने बता दिया कॉन्सेप्ट। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल शुरुआत कब हुई थी? 1926 में। क्वेस्ट मतलब प्यास। सबसे पहले आते हैं 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन आता भैया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बैक्टीरिया कौन यूज किए थे? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। लालच बढ़ गई मेरी, लालच बढ़ गई। जरा बताओ, दो जगह और कहां पढ़े हो? एक तो यहीं पढ़े हो, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। टाइफाइड में। और ये लाओ भैया, चुल्लू भर पानी लाओ हमारे लिए तुम लोग। टाइफाइड बोल दिया यार। टाइफाइड क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी सर। निमोनिया। नाम ही बता रहा है, लिखा भी है यार। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा सर इसका। हाँ, दोनों है, हो दोनों है। हीमोफिलिया देखो इधर देखो, दोनों होगा सर। दोनों है। देखो देखो लिखा भी है, तुम्हारे साथ लिखा भी है, एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है। बैक्टीरियम रिस्पांसिबल फॉर निमोनिया लिखा है। तो भैया निमोनिया के लिए तो एक नाम तो नाम से ही है, दूसरा नाम रहता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और कहाँ पढ़े हो? माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ। बायोटेक में। निमोनिया, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, बायोटेक बायोटेक में। में नहीं नहीं नहीं, माइक्रोब्स में पढ़े हो तुम लोग। पढ़ाई अभी अच्छे से 12th नहीं की हो, इसका मतलब माइक्रोब्स में पढ़े हो। अब बताओ सर माइक्रोब्स। हाँ यस सर। बताओ। सर वहाँ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। नहीं यार, स्ट्रेप्टोकाकस, वहां से निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज मतलब गति बढ़ाना, क्लॉट बस्टर।
चलिए, इसका मतलब बने रहिएगा, 12th अच्छे से कराना होगा आपको, ठीक है ना। तो 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया पे काम किए थे, और बैक्टीरिया क्या कॉज करता था, न्यूमोनिया करता था। अब चूहा को लिया, किसको लिया, चूहा को लिया, और धय न्यूमोनिया दिया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन हैं। अब बताओ स्ट्रेन क्या अलग अलग स्पीसीज होगा कि अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट होगा? यस। तो देखो एस से जो कॉलोनी बनेगी स्मूथ बनेगी, शाइनी बनेगी, और एस से एक वर्ड आता है शैतान, और शैतान लोगों को जिंदा छोड़ते हैं कि मार डालते हैं? मार डालते हैं। और मारने वाला यानी वायरस या बैक्टीरिया खतरनाक होता है तो उसको हम लोग वर्ड लिखाते हैं वायरुलेंट। तो यस स्ट्रेन, शाइनी, स्मूथ कॉलोनी, वायरुलेंट। आर है रफ है, लेकिन कैसा है, नॉन वायरुलेंट है, यानी इसकी डिजीज की डिग्री उतनी कम है, लो डिग्री का है। तो माउस को जैसे एस दिया, शैतान था, मार डाला, माउस डाई। आर रफ था, माउस लाइव। अब बताओ बैक्टीरिया को अगर तुम उबाल देते हो तो मर जाता है कि नहीं मर जाता है? मर जाता है। तो ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया को हीट कर दिया, यानी गर्म कर दिया, बैक्टीरिया मर गया। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया गया, माउस जिंदा रहा, मर गया, अब कहे मारेगा? फिर इनको शैतानी सूझी, इन्होंने लिया आर स्ट्रेन लाइव और लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब अलग अलग लेते तो दोनों में बचता था, हीट किल्ड में भी माइस लाइव था, आर स्ट्रेन में भी माइस लाइव था। लेकिन जब दोनों को साथ लिया तो ग्रिफिथ गए चकरा, माइस गया मर। और फिर टकराए, और जब इस माइस का ब्लड एग्जामिन किया तो यहाँ पे मिला लाइव एस टाइप। तो पगला गए यार, हीट किल्ड मरा हुआ एस दिया था, लाइव आर दिया था, और निकला क्या, लाइव एस। तो इनको समझ में आ गया जो मर गया वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन जो जिंदा है वो बदल सकता है। तो इसका मतलब इस एस स्ट्रेन से कुछ गया होगा जो आर को क्या बदल दिया, एस में बदल दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया। बस ये इतने बता पाए, कुछ एस से गया जो आर को बदल दिया। अब ग्रिफिथ के बाद आए 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैकलियार्ड एंड मैकलिन मैकार्टे। ईयर है 1933 टू 1944। यहाँ पे जब आया भाई, तो यहाँ पे देखो जरा क्या किया गया। इससे पहले जब इनका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था तो लोग मानते थे कि हीट किल एस से क्या गया था, प्रोटीन गया था। क्या गया था, प्रोटीन। ध्यान से सुनना। तो बस कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या कर दिया, माइस को लिया होगा और लाइव आर लिया होगा। अब लाइव आर के बाद जो हीट किल्ड एस था उसको कंप्लीट नहीं लिया। कैसे कैसे लिया, पहले एंजाइम लिया प्रोटीनेज। तो प्रोटीनेज एंजाइम इसमें डालने से जरा बताओ हीट किल्ड में क्या प्रोटीन खत्म हो जाएगा? यस सर। और फिर लाइव आर में डाल दिया, माइस मर गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फिर क्या लिया, आरनेज। आरनेज से क्या हो गया होगा, आरएनए मर गया होगा। लाइव आर में डाला गया, माइस मर गया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तब क्या लिया गया, डीनेज। और क्या हो गया तुम्हारा, हीट किल्ड एस में जब डाला गया डीएनए मर गया, लाइव में जब मिलाया गया तो माइस मरा नहीं। यहां से क्या तुम्हें समझ में आ गया, कौन रिस्पॉन्सिबल था, डीएनए। तो इन्होंने अलग अलग वही बोला गया ना, कैरेक्टराइजेशन किया। तो पहले डीएनए, अरे सब कुछ मार डाला होगा, जिसको बचाना होगा उसका एंजाइम मत लेंगे। जैसे आरएनएज ले लिया, प्रोटीनेज ले लिया, लाइपेज ले लिया, सब ले लिया, सब मर गया, क्या बचा होगा, खाली डीएनए।
तो ऐसे पहले अलग अलग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन निकाल लिया, सबको यूज किया। तो वही लिखा है देखो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, RNA digesting enzyme RNA did not affect transformation, so the transforming substrate was not a RNA or protein. Digestion with DNase did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists was convinced या were convinced. Even यहाँ पे जो ना एवरी साहब थे ना, वो भी नहीं कन्विंस हुए थे। उन्होंने कहा कि चलो हम मानते हैं कि डीएनए नहीं है, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये जो आपका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन था, सब लोग चुप नहीं हुए। और ऐसी बातें जब सब लोग चुप नहीं होते हैं तो लोग मानते हैं कि गलत है, आगे बढ़ो। तो एक साइंटिस्ट आए, हर्शी एंड मार्था चेज, पूरा नाम है अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन्होंने कैसा प्रूफ दिया था बेटा? अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए दैट। और इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया था कि वायरस यूज किया था? इन्होंने वायरस लिया था, T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाजेस आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। और किस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया था? ई कोलाई में। बस खत्म। अब इन्होंने जो बैक्टीरियोफाज लिया था, तो मीडियम लिया होगा, इसमें कुछ प्रोटीन को कभी रेडियो एक्टिव बनाया होगा, कभी आपको बनाया होगा आपका डीएनए को रेडियो एक्टिव। 3 स्टेप होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और सिंपल से याद कर लेना, प्रोटीन में आपका क्या होता होगा? सल्फर। और डीएनए में आपका क्या होता है? फास्फोरस। तो जरा बताओ, अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया होगा तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखेगी? बैक्टीरिया के सेल में कि बैक्टीरिया के सेल के बाहर? सेल में। सेल तो ये तो देखो, ये तो 1952 में एक्सपेरिमेंट हुआ था और इस समय चल रहा 2022। तो भाई अगर आप लोग अभी भी पुराने तरह से पढ़ोगे तो फिर उसको पूरा पढ़ाने में 15-20 मिनट लग जाएगा। सिंपल समझ लो, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये तो प्रूफ हो चुका है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो एक सेल से दूसरे सेल में कौन जाएगा? डीएनए जाएगा। तो अगर हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेंगे तो इसका मतलब बैक्टीरिया के सेल में हमें क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिविटी मिलेगी और बाहर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया गया तो प्रोटीन लेबल्ड होगा, तो बैक्टीरिया के सेल में आपका रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी। काम खत्म, 3 स्टेप हो गया। तो हमें तो पता है ना डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बोलो। अच्छा, अगर आप जरा बताइए, बैक्टीरिया का सेल है और वायरस का प्रोटीन का छिलका है, कौन भारी होगा? सेल। अरे बैक्टीरिया का सेल भारी होगा। तो मान लो अगर तुम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो तली पे कौन बैठेगा? सेल, बैक्टीरियल सेल। और ऊपर तैरता हुआ कौन रहेगा? छिलका। जो तैरता है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। और यहाँ पे जो तली होता है उसको बोलते हैं पेलेट। अब बताओ, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया फास्फोरस, डीएनए लेवल हो गया P32। अब बताओ, पेलेट और सुपरनेटेंट में कहाँ रेडियो एक्टिविटी मिलेगी? पेलेट में। बैक्टीरियल सेल मतलब पेलेट। तो कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल वे से ना पढ़ के उल्टा पढ़ो। अगर यही मैं शुरू में बताता ऐसे मिला इसलिए माना गया डीएनए, अरे हमें मालूम है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए माना गया होगा, हमें भी पता है कि बैक्टीरिया के सेल में मिल रहा था, तो जायज बात है क्या होगा। लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए। तो पहले इन्फेक्शन कराएंगे, इन्फेक्शन से आपको पता होगा जेनेटिक मटेरियल ही जाता है, बाकी चीजें बाहर, ब्लेंडिंग से बाहर हो गई, जो अंदर गया वो मल्टीप्लिकेटिव हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर दिया गया, जो बाहर वाली थी ऊपर तैरता मिलेगा, और जो आपका बैक्टीरियल सेल होगा नीचे आपके तली पे बैठा हुआ मिलेगा। तो T2 बैक्टीरियोफाज, अल्फ्रेड हल्से एंड मार्था चेज, और याद था अनइक्विवोकल। इसका मतलब कोई तुम्हें नहीं मिला जो बोल दे कि ये बात गलत है। सभी मान गए, हाँ भैया, सब चुप हो गए, चुप मार के मान गए
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं पे एक एक लाइन पढ़ लेना। रेप्लिकेशन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कैसे कैसे, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल दोनों, म्यूटेशन हो लेकिन स्लो हो, और एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। शुरू के 3 में डीएनए बेटर है, और ये लास्ट वाले में आरएनए बेटर है। करते चारों हैं, बेटर कौन रहा शुरू में? डीएनए, इसमें कौन रहा? आरएनए। तो जरा बताइए कौन जीता? डीएनए। तो डीएनए को कहा गया कि तुम ही बन जाओ जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों अपना रेप्लिका बना लेते हैं, लेकिन आपको पता है डीएनए डायरेक्ट रेप्लिका बना लेता है डीएनए से डीएनए, लेकिन आरएनए जब बनाता है तो आरएनए से बनता है सी डीएनए, फिर बनता है उससे आरएनए, इसलिए डीएनए बेटर हो गया। डिपेंडेंट वाले लोग बेटर नहीं होते। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, एट कार्बन नंबर 2 OH ग्रुप एब्सेंट है और थायमिन प्रेजेंट है। इस वजह से क्या हो गया? डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया। आरएनए सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टैंड है, OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और यूरासिल है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? रिएक्टिव ज्यादा होगा, स्टेबल कम होगा। म्यूटेशन डीएनए में धीरे होता है, आरएनए में फास्ट होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारा कोरोना वायरस, 2 साल भी नहीं हुआ और कितने वेरिएंट, डेल्टा तो फलाना तो ओमिक्रॉन तो ढेकाना आ गया, क्योंकि आरएनए वायरस। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब प्रोटीन बन जाए, एंजाइम बन जाए। यहाँ पे आरएनए क्यों बेटर था? क्योंकि डीएनए को अगर एक्सप्रेस होना होगा तो पहले क्या बनाएगा? आरएनए, फिर बनेगा तुम्हारा प्रोटीन। यहाँ पे आरएनए डायरेक्ट बना सकता है, तो लास्ट लाइन में इसलिए मैंने लिखा था आरएनए इज बेटर। ये जितना पॉइंट बोला है सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यूरासिल पे क्या कर देते हो तो थायमिन बन जाता है? 5 प्राइम पे मिथाइल ऐड कर दो। 5वें पोजीशन पे मिथाइल ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? थायमिन। तो यहाँ से तुम्हारा एक पॉइंट निकल के आता है कि मिथाइलेशन से डीएनए की एक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? स्टेबिलिटी बढ़ेगी सर, एक्टिविटी एक्टिविटी घट जाएगी। तो सर वो तो रिएक्टिविटी। आरएनए से बना डीएनए, यानी मिथाइलेशन से यूरासिल बना होगा, तो डीएनए क्या होता है? स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव या एक्टिविटी लीस्ट होता है। यस सर। तो कहते हैं मिथाइलेशन से इनएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर मान लो कभी, हाँ, मिथाइलेशन करने से ही तो होगा ना फिर। हाँ, तो यूरासिल से होगा। तो आरएनए रिएक्टिव था, जब यूरासिल का मिथाइलेशन कर दिया तो मिथाइलेशन कहाँ पड़ा है तुम्हारा? डीएनए वाले में। तो डीएनए को अगर हमें इनएक्टिव करना होगा तो क्या मिथाइलेशन इस्तेमाल कर सकते हो? अरे सिंपल समझो यार, यहाँ पे देखो यूरासिल है, यहाँ पे देखो थायमिन है। हमने एक वर्ड यूज किया, यूरासिल होने की वजह से रिएक्टिव है, थायमिन होने की वजह से क्या है? स्टेबल है, इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या रहा? यहाँ पे यूरासिल में क्या लगा दिया था? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया, इसलिए इनएक्टिविटी या स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये तो वर्ड मैंने बोला। यस सर। तो कहने का मतलब मिथाइलेशन से आपका डीएनए की इनएक्टिविटी या स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ये बात आपका प्रूव होता है बायोटेक्नोलॉजी। यस सर। वहाँ पे सर डीएनए मेथाइलेज का सब दिया हुआ है कुछ। कहाँ दिया? सर यहाँ जब उससे कट करते हैं तो वो खुद के स्ट्रिंग को बचाने के यहाँ लिए पे सर देखो। कुछ बात है। Two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl groups to DNA. यानी यहाँ से समझ में आ गया कि मिथाइल ग्रुप डालने से डीएनए में वो क्या हो गया होगा? इनएक्टिव हो गया होगा, यानी कि काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए तो ग्रोथ रुक गई उसकी। चलिए
बाकी आगे की लाइन हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टाइम में मॉलिक्यूलर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम आउटलाइन देते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ के आओगे तो थोड़ा स्पीड और बढ़ा देंगे, नहीं तो इतनी स्पीड रखेंगे, फिर आगे चैप्टर आसान है। सर बढ़ा दीजिए इसमें। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे स्कूल। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, खत्म ही हो जाएगा एक दिन में, क्या थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।